लेरेंजियल एट्रीजिया या लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन एक बर्ड इफेक्ट है जिसके अंदर रीकैनालाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही होती है लेरिंग्स की। इसकी वजह से अपर जो एयरवे है फीटस का वो ब्लॉक हो जाएगा। इसे कंजेनिटल हाई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम कहते हैं, यानी ऊपर वाले रीजन में होते हैं ये ब्लॉकेज एयरवे की केओस सिंड्रोम से कह रहे होते हैं। अब जिस रीजन में फॉर एग्जाम्पल ये पूरा है और इस रीजन में ब्लॉकेज हुई है तो इसकी जो डिस्टली रीजन प्रेजेंट होगा वहाँ पर लंग की एनलार्जमेंट हो जाएगी और फ्लूइड फिलिंग वहाँ पर शुरू हो जाएगी, वहाँ पर लंग डायलेट कर जाएंगे, यानी जो अब आगे वाला नॉर्मल पोर्शन है वो ये कोशिश करेगा कि वो प्रॉपर वेंटिलेशन करवा सके। डायफ्राम की बात करें तो नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होगा, वो फ्लैटेंड होगा या फिर वो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और सीरियस फ्लूइड जमा होने लग जाएगा इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, यानी एसआईटीसी कंडीशन डेवलप हो जाएगी और एडीमा हो जाएगा, अनकरीब हाइड्रोप्सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी। और ये जो सिंड्रोम होता है फेटल होता है क्योंकि हार्ट फेलियर हो जाया करता है। अगर कोई केस लेस सिवियर है तो उसमें अगर ट्रेकियोस्टमी कर दी जाए तो सर्वाइवल पॉसिबल होता है। फर्दर एक और कंडीशन उन्होंने इनकम्प्लीट एट्रेजिया या लेरेंजियल वेब की बात की हुई है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है वोकल कॉर्ड्स के दरमियान, उसको कवर किया होता है एक म्यूकस मेम्ब्रेन में। अब इसकी वजह से एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन होती है और जो क्राई होती है नियोनेट की उसमें होर्सनेस पाई जाती है। ये भी इसीलिए होता है कि जो इनकम्प्लीट रिकैनालाइजेशन हुई है लेरिंग्स की ड्यूरिंग द 10th वीक। और इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एंडोस्कोपिक डायलेशन कर दी जाती है लेरेंजियल वेब की और इससे कंडीशन बेटर हो जाती है। अगर तो ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान कोई एबनॉर्मली कनेक्शन प्रेजेंट है तो वो होता है ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला। इसके अंदर इसे TEF कह रहे होते हैं, ज़्यादातर ये मेल्स के अंदर कॉमन होता है और इट इज़ एसोसिएटेड विद एसोफेजियल एट्रीजिया की एसोफेगस कहीं पर उसकी ऑब्स्ट्रक्शन एट्रीजिया हुआ है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जो डिवीजन होनी थी फोरगट की रेस्पिरेटरी और एसोफेजियल पार्ट्स में ड्यूरिंग द 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट, वो डिवीजन ही प्रॉपर नहीं हुई, फ्यूजन सही से नहीं हुई ट्रेकियोएसोफेजियल फोल्ड्स की, जिसकी वजह से एक डिफेक्टिव ट्रेकियोएसोफेजियल सेप्टम प्रेजेंट है और जो कि कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान। ये सबसे कॉमन बर्ड इफेक्ट होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का और इसकी फर्दर 4 वैराइटीज़ होती हैं। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एसोफेगस प्रेजेंट है। एसोफेगस का ऊपर वाला पार्ट जो है ये इस तरह ब्लाइंडली एंड कर जाता है और जो नीचे वाला पार्ट है वो इस तरह ट्रेकिया के साथ जुड़ा होता है। ये ट्रेकिया जा रहा था यूँ, ठीक है। इसी केस को उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है कि इन्फीरियर जो होता है एसोफेगस का सुपीरियर पार्ट वो ब्लाइंडली एंड कर रहा होता है और जो इन्फीरियर पार्ट होता है वो ज्वाइन कर रहा होता है ट्रेकिया को उसकी बाइफर्केशन के करीब। इस एब्नॉर्मलिटी के साथ वो स्वेलिंग नहीं कर सकता, स्लाइवा ड्रूलिंग होगी और जो मिल्क वगैरह अगर फीड किया जा रहा है तो उसकी रिगर्जिटेशन होगी। गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल कंटेंट्स का भी रिफ्लक्स होगा और वो इस फिस्टुला के थ्रू ट्रेकिया के अंदर जा सकते हैं और फर्दर जब वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, यानी निमोनाइटिस हो सकता है। सेमियोटिक फ्लूइड जब डिवेलप होता है, ज़्यादा फ्लूइड होता है, तो उसके डेवलप होने की रीज़न ये होती है कि एसोफेगस के थ्रू उसकी स्वेलिंग नहीं हो रही और उसकी इंटेस्टाइन्स जो है फीटस की वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही और वापस फिर वो मदर के ब्लड में फर्दर डिस्पोजल नहीं पहुंचाया जा रहा, यानी प्रॉपर रूट उसको फॉलो नहीं कर रहा जो एमनियोटिक फ्लूइड है। पर उन्होंने फर्दर मैनिफेस्टेशंस दिखाई हुई है। पहले इस मैनिफेस्टेशन की तुमने बात कर ली है कि ऊपर वाला जो पार्ट है एसोफेगस का वो ब्लाइंडली एंड कर जाता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है वो फिर फर्दर ट्रेकिया के साथ कनेक्शन क्रिएट कर रहा होता है। यहाँ पर जो है एक फिस्टुला प्रेजेंट है एसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान, यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट है एज़ कम्पेयर टू द केस 1 के ऊपर वाला पार्ट जो है वो कनेक्ट कर रहा है विद ट्रेकिया और नीचे वाला पार्ट जो है वो एट्रीजिया उसका हुआ है वहाँ पर ब्लाइंडली एंड कर रहा है। और यहाँ पर के दोनों पार्ट्स जो हैं एसोफेगस के वो आपस में कनेक्टेड नहीं है बट वो दोनों ट्रेकिया के साथ कनेक्ट हुए हैं। अब इस केस में क्या हो रहा है कि लेरिंग्स और ट्रेकिया, अपर ट्रेकिया एसोफेगस से प्रॉपर्ली सेपरेट नहीं हो रहे, ठीक है। यानी इन तीनों चीज़ों के दरमियान एक एबनॉर्मल सा कनेक्शन पाया जाएगा जिसे हम लेरेंजियो ट्रेकियल एसोफेजियल क्लेफ्ट कहेंगे। इसके सिम्टम्स वैसे ही होंगे जिस तरह के टेफ के सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि सब कुछ होगा फूड वगैरह या फ्लूइड वगैरह वो जा रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में और इधर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। इसका जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है वो एफोनिया होता है, यानी इनएबिलिटी टू स्पीक। ये भी अनकॉमन होता है लेकिन ये एसोसिएटेड होता है विद द वैराइटीज़ ऑफ टेफ, यानी डिफरेंट वैराइटीज़ में टेफ की पड़ी उसके अंदर ट्रेकियल सिनोसिस या एट्रीजिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है कि एसोफेगस और ट्रेकिया की जब प्रॉपर्ली पार्टीशन नहीं हो रही तो उसी की वजह से ट्रेकिया सिनोस हो गया या उसका एट्रीजिया हो गया। कभी कभार यूँ होता है कि एक वेब ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि एयर फ्लो जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट किए होते हैं, जिसे हम इनकम्प्लीट ट्रेकियल एट्रीजिया कह रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एट्रीजिया एजेनेसिस हो, इन दोनों में से कोई भी काम हो तो वो फैटल होते हैं। इस केस में एक ब्लाइंड ब्रोंकस लाइक प्रोजेक्शन कर रही होती है ट्रेकिया से, जो कि नॉर्मल अपेयरिंग लंग टिश्यू के अंदर ही एंड कर रही होती है। इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि रिकरेंट इन्फेक्शंस वगैरह अपेयर हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है इन द इन्फेंट। अच्छा, फिर बात आ जाती है ओलिगोहाइड्रोएमियास और लंग डेवलपमेंट। किस तरह ओलिगोहाइड्रोएमियास डिटर्मिन कर रहा होता है कि लंग की डेवलपमेंट कैसी होगी, ठीक है। ओलिगोहाइड्रोएमियास जब प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड की सफिशिएंट अमाउंट प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है कि भाई या तो फ्लूइड लीकेज हुई है या फिर उसकी प्रोडक्शन ही कम हुई है या फिर डेवलपमेंट जो है वो उसकी लंग की डेवलपमेंट जो है वो रिटार्डेड है, ठीक है, या पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया प्रेजेंट है, यानी ऐसा कोई मसला है जिसकी वजह से प्रॉपर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो नहीं प्रेजेंट, या तो उसकी लीकेज हुई है या फिर उसकी प्रोडक्शन ही कम हुई है। इससे हमें ये पता लगता है कि अच्छा शायद थॉरेक्स और जो ब्रीथिंग मूवमेंट्स वगैरह हैं फीटस की वो सही नहीं है। अगर तो हमारे पास प्रायर टू 26 वीक्स ओलिगोहाइड्रोएमियास हुआ हो तो इससे हमें पता लग जाता है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया ही हुआ होगा, ठीक है। जब ओलिगोहाइड्रोएमियास हुआ होता है तो उसकी वजह से हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है लंग्स पर वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको मैसेज आता है और फर्दर कैल्शियम
की रेगुलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लंग की जो ग्रोथ होती है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। जो नियोनेट के लंग्स होते हैं वो हमेशा उनके अंदर कुछ ना कुछ एयर प्रेजेंट होती है, और अगर उन्हें रिमूव करें कोई हम पल्मोनरी टिश्यू फ्रॉम द नियोनेट और हमसे चेक करें तो इट विल फ्लोट इन वाटर। अगर तो डिजीज़ लंग है, यानी उसके अंदर कुछ फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुई हुई है, तो वो फ्लोट नहीं करेगा। मेडिको लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि अगर कोई स्टिल बॉर्न इन्फेंट है तो उसके जो लंग्स होंगे वो सिंक करेंगे जब हम पानी में रखेंगे, क्योंकि उनके अंदर फ्लूइड होता है, एयर नहीं होती। फिर ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आ जाता है, जिसे हम हाइली मेम्ब्रेन डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि जब ये इन्फेंट्स डेवलप जब बॉर्न होते हैं तो उसके बाद इनकी जो ब्रीथिंग होती है वो एक रैपिड लेबर्ड ब्रीथिंग होती है, ठीक है। अब इसकी में क्यों होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम? क्योंकि सर्फेक्टेंट जो है प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हुआ, लंग्स जो हैं उनकी प्रॉपर इन्फ्लेशन नहीं हुई हुई, और एल्वेलाई जो हैं उनके अंदर जो फ्लूइड है वो रिजेंबल करता है टू अ ग्लासी हाइलिन मेम्ब्रेन, क्योंकि इनके अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट है, सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हुई हुई, ठीक है, डिफिशिएंसी है सर्फेक्टेंट की। अब इसकी वजह से क्या होता है कि अब पहली बात क्या आ जाती है कि ये जो कंसनट्रेटेड हाई प्रोटीन फ्लूइड प्रेजेंट है जो ग्लासी हाइलिन मेम्ब्रेन अपीयरेंस दे रही है, आया कहाँ से है? तो ये इधर सर्कुलेशन से आया या फिर कोई इंजर्ड पल्मोनरी एपिथेलियम है वहाँ से आ गया है, ठीक है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड इंट्रायूट्राइन अगर एस्फेक्सिया प्रेजेंट है ना, कि अगर प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो रहा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसकी वजह से टाइप 2 एल्वेलर सेल्स जो है उनके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं कि अब वो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन के काबिल नहीं रहते। एस्पिरेशन है, निमोनिया है, तो वो सर्फेक्टेंट पड़ा भी है तो उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। इन जो प्रॉपर बॉर्न हुआ था, ठीक है, कोई फॉर एग्जाम्पल इन्फेंट कॉर्टिकोस्टीरॉइड थायरॉक्सिन वगैरह करा रहे होते हैं, इसके अलावा मैटरनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसकी वजह से फीटल लंग डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है और सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन होने लग जाती है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया हुआ कि सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दी जाती है, जिसकी वजह से आरडीएस की सिवियरिटी कम हो जाती है और मोर्टेलिटी के चांसेस डिक्रीज़ हो जाते हैं। साइड्स दैट अगर कोई फीमेल प्री टर्म लेबर के अंदर एंटर कर रही है, जिसमें वी नो कि इन्फेंट की अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई कि उसके लंग्स में प्रॉपर सर्फेक्टेंट हो और उसकी प्री टर्म बर्थ हो जाए तो सर्वाइव कर सके, तो हम फ़ौरन कॉर्टिकोस्टेरॉइड की शॉट देते हैं ताकि आईसीयू में सर्वाइवल पॉसिबल हो। लोब ऑफ एज़ाइगस वेन यूजुअली राइट लंग के अंदर अपेयर हो रहा होता है, और उस केस में हो रहा था जब एपिकल ब्रोंकस की जो ग्रोथ है वो सुपीरियरली और मीडियली हुई हुई है। नॉर्मली वो एज़ाइगस वेन के लेटरली ग्रो कर रहा होता है, जिसके केस में एक फिशर बन जाता है जिसके बॉटम पर से एज़ाइगस वेन गुजर रही होती है। सुपीरियर लोब के अंदर ये फिशर बन रहा होता है, जिसकी वजह से रेडियोग्राफ पर एक लीनियर मार्किंग आ रही होती है। ये था लेटरली ग्रो करे, पर वो मीडियली भी ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से एक फिशर बन जाता है और फिर उस फिशर में से एज़ाइगस वेन पास कर रही होती है। सकते हैं किस तरह एज़ाइगस लोब प्रेजेंट है, किस तरह लंग जो ब्रोंकस है वो एपिकल ब्रोंकस जो है वो सुपीरियरली ग्रो किया हुआ है, और वो ग्रो कहाँ पर किया हुआ है? मीडियल साइड पर, हालांकि नॉर्मली उसको लेटरल साइड पर ही ग्रो करना चाहिए था, और फिर यहाँ पर एक फिशर टाइप सा बना है और जिसके बॉटम पर से ये एज़ाइगस वेन गुजर रही है। एरोज लगे हुए हैं, दिस इज़ द मार्क दैट यू विल बी सीन इन द केस ऑफ लोब ऑफ एज़ाइगस वेन इफ प्रेजेंट इन एनी इन्फेंट। कंजेनिटल लंग सिस्ट आ जाती हैं। सिस्ट होती हैं वो बनती हैं क्योंकि टर्मिनल ब्रोंकाई जो होते हैं वो डायलेट कर चुके होते हैं, ठीक है। अब क्यों होता है? ब्रोंकल डेवलपमेंट के अंदर डिस्टर्बेंस आई है ड्यूरिंग द लेट फीटल लाइफ। अगर सिवियर सिस्ट वगैरह प्रेजेंट हैं तो हनी कॉम्ब अपीयरेंस आती है लंग्स की रेडियोग्राफ में, और यूजुअली पेरिफेरी ऑफ द लंग के अंदर ये लंग सिस्ट प्रेजेंट होते हैं। I thought you might be interested in seeing honeycomb appearance of the radiograph of the lung, so here it is. एजेनेसिस, जिस तरह हर डेवलपमेंट पढ़ें तो एजेनेसिस के चांसेस होते हैं, भाई लंग की डेवलपमेंट के अंदर भी एजेनेसिस के चांसेस प्रेजेंट होते हैं। ऑल्दो इट्स रेयर एंड अनकॉमन बट स्टिल चांसेस ऑफ एजेनेसिस ऑफ लंग आर देयर। अब ये बायलेटरल भी हो सकती है और एक साइड पर भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर तो यूनिलेटरल पल्मोनरी एजेनेसिस हो रही है तो भाई दिस कंडीशन इज़ कंपैटिबल विद लाइफ। इस केस में क्या होगा कि सारे जो स्ट्रक्चर होंगे, मीडियास्नल स्ट्रक्चर्स और जो हार्ट वगैरह होगा वो अफेक्टेड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो लंग प्रेजेंट है वो हाइपर एक्सपैंड हो जाएगा कि मैं जो हूँ कंपेंसेट करूँ दूसरे के एब्सेंस को और जो ड्यूटीज़ वगैरह परफॉर्म कर दूँ उसकी भी। फर्दर प्राइमरी सिलियरी डिस्कानेजिया आ जाता है। यहाँ पर उन्होंने कोई अच्छा नहीं लिखा प्राइमरी सिलियरी डिस्कानेजिया। असल में इसमें ये हो रहा होता है कि जो मोटाइल सीलियाँ हैं ना उनका प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से अब जहाँ जहाँ सीलिया प्रेजेंट है वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वगैरह प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा प्राइमरी सिलियरी डिस्कानेजिया वो ये बता रहे हैं कि भाई ये जेनेटिक है, ठीक है, जेनेटिकली हेट्रोजीनियसली ये जो है ट्रांसमिट होता है जनरेशन के अंदर फर्दर, ठीक है। और इसके अंदर मेल इनफर्टिलिटी कॉज होगी क्योंकि सीलिया वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी इफेक्ट होगी। और इसके अलावा जब प्राइमरी सिलियरी डिस्कानेजिया है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अपनी एफिशिएंटली वर्किंग नहीं परफॉर्म कर सकता, तो इसकी वजह से पेक्टस एक्सकवेटम हुआ होता है। दिस इज़ द पेक्टस एक्सकवेटम के इंडेंटिंग हुई होती है चेस्ट की। नेक्स्ट वी हैव द लंग हाइपोप्लेजिया। कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया होता है ना जिन लोगों के अंदर, उनके लंग जो होते हैं प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मली
पोजीशनड एब्डोमिनल विसरा जो होते हैं वो इनको कंप्रेस कर देते हैं लंग्स को, और लंग का जो हाइपोप्लेजिया है वो अकर हो जाता है। अब लंग के अंदर जो हाइपोप्लेजिया है उसकी वजह से क्या होगा कि लंग वॉल्यूम रिड्यूस हुआ होगा, जो स्मूथ मसल्स होंगे पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह के अंदर उसकी हाइपरट्रॉफी हुई होगी और पल्मोनरी हाइपरटेंशन जिस वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या करेगी, वो पल्मोनरी वेस्कुलर सिस्टम जो है उसके अंदर से ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ करेगी और ब्लड जो है फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा शंट को यूज़ करेगा, डक्टस आर्टेरियोसिस वाले शंट को। अब इसका जो होता है ना लंग हाइपोप्लेजिया का प्रोग्नोसिस बैड है। होता क्या है कि अगर हम पोस्टनेटल केयर भी दे देना तब भी इन पेशेंट्स के लंग जो होते हैं वो बहुत हाइपोप्लास्टिक होते हैं फॉर एयर एक्सचेंज, यानी इनके अंदर जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर की जा रही होती है, तो खैर एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ को इनके लंग सपोर्ट नहीं कर पाते। एंड पर छोटी सी बात उन्होंने बताई हुई है कि जहाँ पर एजेनेसिस और इतनी एट्रीजिया पड़ लिया वहाँ पर एसेसरी लंग भी प्रेजेंट हो सकता है। एसेसरी लंग जो होता है अनकॉमन होता है, लेकिन अगर प्रेजेंट हो तो वो बेस ऑफ द लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होता है और वो नॉन फंक्शनल होता है और वो ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री वगैरह के साथ बिल्कुल कम्युनिकेट कर नहीं रहा होता और ब्लड सप्लाई उसको पहुंच रही होती है। लेकिन अगर लार्जर मासेस वगैरह प्रेजेंट हों तो वो रिमूव कर देने चाहिए ताकि ओवर सर्कुलेशन वाली जो है वो कंडीशन डेवलप ना हो। ये है हमारे पास एक एक्सेसरी लंग प्रेजेंट, ठीक है। इस कंडीशन को पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन कह रहे होते हैं कि भाई वहाँ पर से अपनी जो ओरिजिनल जहाँ पर वो जुड़ा हुआ था वहाँ से वो अलग हो जाता है और वो कहते हैं कि भाई मुझे तो अलग से एग्जिस्ट करना है, तो वो एक्सेसरी लंग बना देता है।